चलिए, सबको मेरा नमस्कार। और दार्जिलिंग पहाड़ की प्रेस के माध्यम से समस्त दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो देश के अंदर में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा करने का काम हुआ है। और इसके लिए मैं जितने भी कोविड वॉरियर हैं, हेल्थ के जितने भी वर्कर हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उन सबको बधाई देता हूं। और साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि ये सब संभव हुआ क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। सारी दुनिया और हमारे देश में भी बहुत सारी विपक्षी दल के नेतागण ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि हिंदुस्तान 100 करोड़ वैक्सीनेशन का काम कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी समय से पहले ये काम पूरा हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है और भारत सरकार के भी ऐसे आकलन है कि दिसंबर तक हिंदुस्तान में सभी लोगों को वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। और बहुत जल्दी जो है फिर 18 साल से कम उम्र के युवा और बच्चों को भी वैक्सीनेशन डोज लगाने का काम शुरू होगा। दूसरी बात, दार्जिलिंग और विशेष करके पहाड़ में और कुछ क्षेत्र में बेमौसम बारिश और लैंडस्लाइड के कारण बहुत बड़ा और नुकसान और बहुत बड़ी त्रासदी क्षति उस क्षेत्र को हुई है। और विशेष करके इस बार मैं यही सब आकलन लगाने के लिए और अपनी आंखों से देख करके सही बात राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इस बार मैं आया था। और मैंने वास्तव में फिजिकली अपनी आंखों से भी देखा, बहुत भारी नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों के घर जो है लैंडस्लाइड में बहे हैं, सड़कें बाधित हुई है और NH10 पूरी तरह ठप है। और मुझे लगता है अगले 5 दिन तक जो है NH10 प्रयोग में नहीं आएगा, उतना समय और लगेगा। हम सब ये भी जानते हैं कि सिलीगुड़ी के अंदर में बालासन नदी का बीच का एक खंभा धंस गया है और उसके कारण जो है वहां पे भी ट्रैफिक जो है आना जाना बाधित हुआ है। सो ये सब हुआ है। इस पूरे जो आपदा आई है इसके अंदर में जितने लोगों ने अपनी जान गुमाई है, मैं उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हर संभव उनकी जो मदद हो सकती है मैं स्वयं भी करूंगा और सरकारों को भी कहूंगा। जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति भी मेरी संवेदनाएं हैं और मैं कामना करता हूं जल्द से जल्द वो ठीक हो। और जिन लोगों ने अपने घर खोया है, मेरी प्रयास है कि मैं प्रधानमंत्री जी से भी उनके साथ भी मेरा पत्राचार हुआ है, उनके कार्यालय से भी संपर्क में हूं कि जिन लोगों का घर इस पूरे घटनाक्रम में नष्ट हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मिले। और जैसा अभी आपने देखा मेरे इससे आपके कार्यक्रम से पहले NDRF की टीम मेरे साथ बैठी थी, तो 3 NDRF की टीम अभी एक दार्जिलिंग में लगी हुई है। एक टीम में करीब करीब 40 लोग होते हैं और दूसरी टीम कालिम्पोंग में उन्होंने काम किया है और तीसरा सिलीगुड़ी में है। तो NDRF भी पूरी तरह से लगी हुई है। लेकिन पहाड़ की परिस्थिति ये प्राकृतिक आपदा है, बहुत ज्यादा हम किसी सरकार को दोष देने का काम भी नहीं कर सकते, ये किसी के हाथ में नहीं रहता। लेकिन दुख होता है जैसे दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र में मलबे में कोई दब जाए और उसको 4 दिन बाद निकालना पड़े, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे पास जितने इक्विपमेंट होनी चाहिए या जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमको करना चाहिए शायद उसमें हम थोड़े पीछे हैं। लेकिन फिर मैंने बताया क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति थोड़े अलग है और जैसे प्लेन में दिन रात काम करके हम कुछ भी कर सकते हैं 24 घंटे में, शायद वो कम संभव होता होगा, वो भी एक कारण हो सकता है। सो ये है। अब जैसा भी हम सबको मिल करके
इससे अपने को बाहर निकलना है और हमें एक दूसरे को सहयोग करना है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं, आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप से सड़कों का काम ऑलरेडी कुछ चल रहा है और चलेगा। एक तो बालासन नदी से लेकर के सेवक तक जो दार्जिलिंग मोड़ में ट्रैफिक रहता है, आपका माटीगाड़ा में जो ट्रैफिक की समस्या रहती है और चंपासरी मोड़ पे जो ट्रैफिक की समस्या रहती है, वो सब खत्म हो जाएगी। बालासन नदी से लेकर के सेवक मोड़ तक 12.5 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड रोड बनेगा। मोस्टली एलिवेटेड रहेगा, 4 लेन का रहेगा। बालासन नदी का जो अभी पुल है उसके बराबर में 3 लेन का एक और ब्रिज बनेगा और बाद में इसको तोड़ के भी इसको भी 3 लेन में कन्वर्ट करके यानी 6 लेन का पुल होगा और 4 लेन की सड़कें होगी। भविष्य में कभी उसको 6 लेन करना पड़ा तो भी वो प्रयोग में पुल आएगा। इसी तरह महानंदा नदी के अंदर में भी सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। ये मुझे लगता है पूरी सिलीगुड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। NH10 और इस पूरे एलिवेटेड रोड में 1000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है केंद्र सरकार खर्च कर रही है, उसकी स्वीकृति भी हो चुकी है। इसी तरह जो NH10 ऑल वेदर रोड बनेगा, 20 जगह आइडेंटिफाई हुए हैं, उसका DPR बन चुका था। कुछ और चेंजेस उसके अंदर में हुए हैं। दोबारा वो दिसंबर में DPR सबमिट हो रहा है और उसके बाद जो है उसका भी काम शुरू होगा। तो अभी कुछ समय कठिनाई है, लेकिन आने वाले समय में वो वंस फॉर ऑल हर बार के लिए जो है वो समस्या समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, कोरोनेशन ब्रिज हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। कोरोनेशन ब्रिज का भी जो है उसका डिजाइन कालिम्पोंग के लिए एक अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है। दार्जिलिंग का भी मेरे मन में है कि हम कोई ऐसा हाईवे बनाए जो सीधा दार्जिलिंग आए। अभी कुछ भी करो तो करसंग में आके एक ही रोड बन जाता है, तो उसका मेरे को अभी एक महीने में काम शुरू होगा दार्जिलिंग के लिए, विशेष करके अपने क्षेत्र के लिए। तो ये है। और इसके साथ ही आप सबको जानकारी में है, 12 अक्टूबर को अभी हाल ही में दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ हम सब गोरखा के जो प्रतिनिधि और सांसद विधायकगण थे, एक अच्छा डायलॉग टॉक स्टार्ट हुआ है। बातें भी की जा रही है, लेकिन आपके माध्यम से जनता को ये जरूर संबोधन करना चाहूंगा। मुझे लगता है ये वार्ता अपने आप एक ऐतिहासिक वार्ता थी। वो उसका कारण ये था कि उसके लिए हमको किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना पड़ा, कोई धरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। विशेष धरने की या बंद करने की या स्ट्राइक की बगैर इन सब की मुझे लगता है ये अच्छी पहल हुई है। और 12 तारीख को करीब 1.25 घंटे तक ये डायलॉग चला और अच्छी बात ये थी कि अध्यक्षता स्वयं गृह मंत्री जी कर रहे थे। मुझे लगता है इससे बड़ा फोरम और हमारी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट हिंदुस्तान में तो नहीं है। और दूसरी बात, डूअर्स के प्रतिनिधि भी उसके अंदर में थे और हमें ये मन में था कि शायद ट्रेपेटर टॉप न हो, पश्चिम बंगाल न आए। पश्चिम बंगाल ने भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ था और हम सब, मैंने ही स्वयं स्टार्ट किया था। हमारी जो समस्या, हमारी जो मांग है, मैंने स्पष्ट रूप से यही कहा कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं सांसद बाद में हूं। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा पहला कर्तव्य और फर्ज है कि जो मेरी जनता चाहती है, जो मेरी जनता की चाहना, वो मैं आपके सामने रखूं। और ईमानदारी से मैंने अपना विषय रखा। फिर उसके बाद एक एक करके हमारे सब साथियों ने, हमारे अध्यक्ष जी से लेकर के सबने भी अपने अपने विषय रखे और गृह मंत्री जी ने हमारी सबकी बात अच्छे से सुनी। क्योंकि पश्चिम बंगाल की तरफ से एक रेजिडेंट कमीशन आए थे, जो जनरली कमिश्नर सब स्टेट के अपने अपने दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पूजा के कारण शायद चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी नहीं आ पाए, तो उनको भेजा गया, ऐसा हम मानते हैं। तो गृह मंत्री जी ने ये कहा कि एक बार जो है हम एक वार्ता और जो है नवंबर में करेंगे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पश्चिम बंगाल की तरफ से कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट उसके अंदर में रहे जो निर्णय लेने की या हाँ ना करने के पक्ष में हो। तो मुझे लगता है ये इससे अच्छा शुरुआत मुझे लगता है नहीं हो सकता। और स्थायी राजनीतिक समाधान हो, इसके बारे में हमारे सब
जनरली आप किसी भी गोरखा नेता से पूछोगे वो गोरखालैंड की बात कहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं कहा, हमारे सब लोगों ने बहुत अच्छे से विषय को भी रखा, उसकी आवश्यकता को लेकर के सब चीजें स्पष्ट रूप से सामने रखी गई। और केंद्र सरकार को भी हमने कहा कि आपने भी स्थायी राजनीतिक समाधान कहा है और इसको लेकर के बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इसी तरह 11 जनजाति को लेकर के भी मुझे लगता है बहुत अच्छे से चर्चा हुई, क्योंकि इस पूरे बैठक में आरजीआई की तरफ से और साथ ही ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से भी लोग वहां पे अफसर मौजूद थे। अच्छी पहल है, समय बहुत लगा है और इस बैठक करने में भी बहुत समय बीता, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हमारी मांग भी बहुत सरल नहीं है और बहुत छोटा मोटा नहीं है, इसीलिए समय लगना भी ये स्वाभाविक है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, जहां तक मैं अपनी अलायंस पार्टी को और हमारे नेताओं को जानता हूं, हम सब लोग एक साथ हैं, एक सूत्र में हैं और हम सब ने ये निर्णय लिया है कि जो जनता की अपेक्षा होगा हम वही बात कहेंगे, वही बात सामने रखेंगे और उससे नीचे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात आएगी तो हम डायलॉग में शामिल नहीं होंगे। मुझे लगता है इससे बड़ी बात और अपने आप में ये मुझे लगता है हम सब ने जो फैसला किया ये बड़ी बात होनी चाहिए। और आपके माध्यम से फिर मैं जनता को यही कहूंगा, देखिए हम सब ने बहुत कुछ सहा है, चाहे 88 में हो, चाहे 2017 में हो, चाहे उसके बाद भी हो। आज भी देखिए इस पूरे क्षेत्र में भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं है, पंचायत चुनाव की व्यवस्था नहीं है, यानी जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पूरी तरह जो है विलुप्त है और हम ऐसा लगता है जैसे हम किसी के भीख पे पल रहे हों, ऐसी अवस्था मुझे लगता है हम सब के लिए ठीक नहीं है। उस अवस्था से हमारा ये क्षेत्र आगे निकले, विकसित हो और बहुत तेजी से आगे बढ़े और साथ ही हमारी गोरखाओं को विशेष करके जो आइडेंटिटी से लेकर के जो बार बार एक इश्यूज आता है, अभी कुछ दिन पहले भी मैं कलकत्ता में सुन रहा था किसी टेलीविजन के अंदर में, तो मुझे लगता है इन सब को समाप्त करने का समय आ गया है। केंद्र सरकार की जहां तक बात है, गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो गोरखाओं को हमने जो वादे किया हम उसको पूरा करेंगे और संवैधानिक ढंग से करेंगे। मुझे लगता है इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। हम सबको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत सारी बातें आएंगी और लोकतंत्र में आनी भी चाहिए और इसका एक कारण भी है, क्योंकि जैसे वार्ता शुरू हुई, वार्ता का जैसे दरवाजा खुला, बहुत सारे लोगों के दुकानों का शटर बंद होने लग गया, जितने भी लोग राजनीति कर रहे थे, वो भी एक कारण है, तो ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही आपके सामने रखना चाहूंगा। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं जरूर। सुनिए, ये जो 12 तारीख को जो दिल्ली में वार्ता हुई उसको लेकर पहाड़ के विपक्षी दलों ने तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि ये वो वार्ता में गोरखालैंड का ग तक उच्चारण नहीं हुआ और दूसरा ये जो नेता बोल रहा है कि ये गृह मंत्री स्वयं ने गोरखालैंड का बात न करने की अपील भी की है। ऐसे कुछ दो बातें इसके अंदर मैं कहूंगा, ये जो भी कहा है एकदम सरासर गलत, झूठ। एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, वैसे इन सब बातों का उत्तर देने की भी आवश्यकता मुझे नहीं है, बट फिर भी आपने पूछा है किसने क्या क्या, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपकी इज्जत करके इसका उत्तर का जरूर दो चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, वार्ता में बहुत सारी बातें हुई है और वार्ता अभी स्टार्ट हुई है। मुझे लगता है सब खोल करके आज हम नहीं रख सकते और करनी भी नहीं चाहिए। एक बात, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि गृह मंत्री जी ने ये कहा और उसको गृह मंत्रालय के अंदर में हाईएस्ट बॉडी, एपेक्स बॉडी के मतलब के सरकार के साथ जो है डायलॉग हुआ, अगर अंदर की बात उसको पता है तो मुझे डाउट होता है कि ये व्यक्ति किस देश का जासूसी कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत विचार करने योग्य बात है। अगर इस तरह की बातें होती है कि गृह मंत्रालय में जो बैठक हो, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि उसका प्रूफ मेरे पास है, डायलॉग मेरे पास है और इसने ये कहा, तो ये एक डाउट होता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है और किस देश की जासूसी कर रहा है। तो मैं इतना ही इस विषय में कहना चाहूंगा। लेकिन जो ये कहता है ग का भी उच्चारण नहीं हुआ, वो सरासर गलत है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, 1 2 3 4 5 लोगों ने पूरी तरह इसका उच्चारण किया। राजू जी, एक क्वेश्चन देखिए, यूटी और सेपरेट स्टेट का जो इशू आते हैं, उस इशू लेकर शायद ट्राइपेटेड मीटिंग का बहुत ही जरूरत महसूस
नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बस वो प्रोविजन है। बट आप लोग ट्राइपेटेड मीटिंग कॉल करने का अर्थ ये कहीं नहीं निकल रहा है। जो न्यूली ऑटोनोमस कोई सेटअप के लिए बंगाल में आप लोग प्रयास चला रहा है। देखिए दादा, एक तो हमने ये कहा कि अगर इस बार कोई ऐसा समय आएगा 88 वाला या 2017 वाला जिसमें हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो अवस्था में हम वार्ता में नहीं रहेंगे। अच्छा। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के साथ, अपनी जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता, एक बात। और इसी तरह हमारे अलायंस के साथ भी। दूसरी बात, देखिए, वार्ता की आवश्यकता मुझे लगता है मतलब इसको मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, इस फेडरल स्ट्रक्चर में, मुझे लगता है अगर वार्ता से किसी चीज का समाधान होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। वो टिकाऊ भी होगा, मजबूत भी होगा, और मुझे लगता है किसी को हाथ करने वाला भी नहीं होगा। और अगर वार्ता से सबका पहला प्रयास यही होना चाहिए, और मुझे लगता है केंद्र सरकार ने भी यही किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि चाहे बोरोलेन हो, चाहे 370 हो, चाहे तेलंगाना हो, आज कहते हैं ना, बड़े आराम से ऐसा सोच के कहते हैं जैसे पूरा भारत सरकार चलाते ही वही है कि कोई वार्ता की आवश्यकता, ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए, जब बिहार से काट के झारखंड हुई थी तब भी वार्ता हुई थी। वार्ता तो होती ही होती है, और वार्ता होने के बाद ही कोई होता है, क्योंकि इतने बड़े फेडरल स्ट्रक्चर में आप मन मर्जी से, बगैर किसी को कॉन्फिडेंस में लिए या बगैर किसी ने, आप कुछ नहीं कर सकते। सो वार्ता से होती हो कोई चीज का समाधान, मुझे लगता है इससे अच्छी परिस्थिति दार्जिलिंग तराई डूवर्स के लिए कुछ नहीं। और ये जो आपस में थोड़े डिफरेंसेस बने हुए हैं ना, मुझे लगता है वो भी समाप्त होंगे। अगर वास्तव में पश्चिम बंगाल सरकार ईमानदार है, अगर वो भी कहते हैं स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे, अब उनका स्थायी राजनीतिक अगर जीटीए से संबंध है तो वो हमारे लिए नहीं है। तो अगर वास्तव में वो भी चाहते हैं दार्जिलिंग तराई डूवर्स, चाहे गोरखा, आदिवासी, कोच, मेचे, टोटो, राभा, बंगाली, हिंदी भाषी या मुस्लिम वर्ग या क्रिश्चियन वर्ग, सबके लिए अगर वो चाहते हैं कि हम इनका समाधान करना है, तो मुझे लगता है ये एक अवसर है। क्योंकि देखिए, इस क्षेत्र को आज तक सिर्फ लूटा गया है या पीटा गया है, दो ही काम हुए, दो ही प्रयोग हुए। मुझे लगता है अब हमारी जनता भी जाग चुकी है। आज मैं मिरिक के पास एक गांव में जाकर के आया है, पहुंचने के लिए सड़क नहीं, लोगों की डेथ होती है, मर जाते हैं, आप शमशान घाट तक ले जाने के लिए आपके पास सड़क नहीं। तो 21वीं सदी में मुझे लगता है इससे बड़ा अन्याय हमारी जनता के साथ कुछ और हो ही नहीं सकता। ये तो फिजिकली आंखों से दिखता है। इस भूस्खलन की वजह से ऑन टाइम में जो भूस्खलन हो रहा है इतना मात्रा में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से क्या पैकेज आपने दार्जिलिंग के लिए, आपका क्षेत्र के लिए क्या डिमांड कर रहा है अपने सेंट्रल देखिए गवर्नमेंट? दादा, अगर मैं पश्चिम बंगाल सरकार होता, मैं केंद्र नहीं, सरकार आपने होता, सांसद तो कोटा मैं से अपने जेब में ही लेके घूमता। और सांसद कोटे से तो मेरा जो फंड आया अभी तक, तो डीएम साहब हमारे लेके बैठे हुए, क्या कर रहे हैं पता नहीं। खैर वो अपना काम कर रहे होंगे। मेरा तो जो भी 5 साल में 25 करोड़ है, सब जनता के लिए। मैं अपने ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा। और जो भी मेरे पास आती है मैं सब देता रहता हूं, मतलब ये है। लेकिन मैंने 2-3 चीजें जरूर कहा है। मैंने कल प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि जिन लोगों के घर इसमें लैंडस्लाइड में मतलब बहे हैं, टूटे हैं, उनको आवास योजना के अंतर्गत उनका घर बनाने के लिए, और जिन लोगों की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उनको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करे, और साथ ही जो घायल लोग हैं उनको भी कुछ फाइनेंशियली मदद करें। इसी तरह मैंने ममता दीदी से भी निवेदन किया। अब कल आ रही हैं, अब देखते हैं अगर कुछ वो घोषणा करती है तो मुझे लगता है अच्छा है। और मैं भी अपने, मेरे से जो बन सकता है, मेरे जेब में जो भी है, थोड़ा थोड़ा मैं भी कर रहा हूं।